जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैंने कई बार हमारे मराठी शाही में कहा है कि रघुजी भोसले ये विदर्भ का पराक्रमी मराठा सरदार भोसले खानदान से था ही नहीं। उसने स्वयं को भोसले उपनाम धारण कर लिया क्योंकि रघुजी बड़ा महत्वाकांक्षी था। अच्छा, क्षमता भी थी, पराक्रमी था, तो उसका लक्ष्य भी जाहिर है बड़ा ही होगा, और था भी। नागपुर के अगल बगल में कई 2-3 जिले थे। जिले में जीत हासिल करके पुणे में भोसले उपनाम धारण करके उसको रुतबा बढ़ाना था, सो उसने रुतबा बढ़ा लिया था। अक्सर इस झूठ को हमारे यहाँ के इतिहास लेखक, इतिहास तज्ञ और आम लोग भी अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, भोसले है तो महाराज के वंश का कोई होगा। नहीं थे। आपको याद होगा 1749 के दिसंबर में अचानक एक खबर बाहर आ गई कि भाई सातारा में शाहू महाराज यानी श्री संभाजी महाराज पुत्र शाहू का निधन हुआ। अब तब कर्नाटक मुहिम चल रही थी, उसकी तो डिटेल मैंने आपको बताई है। रघुजी भी हमारे मराठी फौज के साथ कर्नाटक में था। जैसे ये खबर शाहू महाराज की पहुंची, तुरंत सातारा गद्दी पे शिवराय के उत्तराधिकारी बन के बैठने की इच्छा रघुजी में प्रबल हो गई। वो सातारा चला आया, और वो भी कर्नाटका अभियान को आधा अधूरा छोड़ के। अच्छा, यहाँ उसकी कुछ आगे डाल तो गली नहीं, क्योंकि भोसले खानदान में, स्वयं भोसले खानदान में जूतम पैजार शुरू हुआ। आपको मालूम है, दामाजी गायकवाड़ ने तो ठेठ सातारा पे ही हमला कर दिया था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन रघुजी उस समय भी सातारा के आसपास ही कायम मंडराता रहा। तो नागपुर के भोसलों की नीयत पहले दिन से क्या थी, ये हमें समझ आती है। अब डाल तो गली नहीं, तो अप्रैल 1763 को निजाम के साथ गया और दोनों ने मिलकर पुणे में हमला किया। 1766 में फिर वो खोलापुर की संधि करके निर्लज्जपणे रघुजी ने शरणागति भी ले ली। भाई साहब, सीधी बात है, आप लक्ष्य जरूर बड़ा रखो, महत्वाकांक्षा होने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन छल कपट अनीति से महत्वाकांक्षा को पूरी करना कहाँ जायज है, बताओ भाई। हाँ, अगर महाराष्ट्र की भूमि में आपने जन्म लिया है तो आपका प्रारब्ध तय हो चुका है भाई। हिंदवी स्वराज्य का सेवक आपको बनना ही पड़ेगा। या तो अलिप्त रहो या तो सेवक बनो। पूर्व में हमारे महान धनाजी जाधव थे, उनके लड़के और पोते ने जो जो कुछ विद्रोह किया, कांड किए, सब तो आपने सुने हैं। अजन्मन निर्वासित होकर ये चंद्रसेन यादव और उसके बेटे भटकते रहे, ये मैंने आपको बताया है। वजीर शहाबुद्दीन का हाल देखो। जब मुल्लाओं ने मजहब से शहाबुद्दीन को निष्कासित किया, फारिग किया, उसके बाद की उसकी जिंदगी देखो। वो भी तो दर दर की ठोकरें खाते मर गया। 1768 में फिर रघुजी ने पंगा लिया तो पेशवाओं को उस पर चढ़ाई करनी पड़ी। माधवराव लड़ाई के बाद जनवरी 1769 में नागपुर गया था। पंचगवाण में जानोजी पीट गया, चंद्रपुर में वही हालात हो गया। तो मार्च 69 में यानी 1769 में भेदक में
ये जानोजी हमला करने पहुंचा। 11 मार्च 1769 को माधवराव भी बेलक के पास कनकपुर पहुंचा। अब 23 तारीख को भोसले ने फिर पेशवाओं से संधि कर ली, यानी अप्रैल 1769 में जानोजी पेशवे से मिला और आगे फिर 1772 में श्री क्षेत्र थेउरू में भी मिला, जहां अष्टविनायक में से एक विनायक है। मई 1772 में हमारे इस जानोजी भोसले का निधन हो गया। यानी आप पूरे खानदान को देखो, पेशवा से अपनी निजी महत्वाकांक्षा के चलते ये नागपुरकर भोसले परिवार अखंड संघर्ष करता रहा है। इनकी संकुचित मानसिकता से पूरा बिहार और बंगाल मराठों के हाथ से बहुत आराम से निकल गया है। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी इस नागपुरकर भोसले को उठानी पड़ेगी। आपको बता दिया था कि पहली बार जब गया तब उनका एक क्या कहते हैं उसे, वो कारभारी था भास्कर राव, वो भी गया था। मुर्शिदाबाद में भास्कर राव ने बलिदान दिया, तो उस बलिदान का भोसले ने क्या किया? भास्कर राव के बलिदान को भोसले ने व्यर्थ गंवा दिया। अलीवर्दी मुर्शिदाबाद के जीतने के साथ अलीवर्दी और उसके मुल्ला मौलवियों की फौज को ठोकना चाहिए था। अब जो मुल्ले, फकीर, दरवेश, खूनी, सूफी कीड़े मकोड़े थे ना, उनको वहीं उस वक्त कुचलना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें, इनकी सोच में खोट थी। बताओ, वो भी पैसे के लिए कटक में इन लोगों ने क्या किया आपको पता है? परिणाम आपके सामने है। मुल्लाओं ने गंध इस प्रकार मचाई कि आज भी बंगाल से उस गंध की बू हमें महसूस होती है। आज भी 2025 की मैं बात कर रहा हूं। ये उसी का परिणाम है भाई। बाद में गोरे 1757 में प्लासी में जीते। मूल मुद्दा यह है कि 1757 में प्लासी में गोरे घुसे कैसे? क्योंकि भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस तो यहाँ गुजरात में सूरत में था। तो कायदे से तो गुजरात की ये जो अंग्रेजों की चौकियां हैं, ये सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए थी। हुई? नहीं हुई। अंग्रेज कहाँ गए? कोलकाता, चंद्रनगर और नीचे दक्षिण में मद्रास। सोचो क्यों? मित्रों, जहां जहां मराठे स्थिर हो गए, अंग्रेजों को 1735 तक वहां जमीन पूर्ण तरह से उन्होंने नहीं हासिल करी या नहीं हासिल कर पाए। 1818 तक तो आप जानते हो पुणे भी उनके हाथ नहीं लग गया था। श्री शिवराय के प्रभाव के कारण मित्रों, और केवल उन्हीं की चेतनाओं के जगाने के कारण 1960-70 तक महाराष्ट्र में मोमिन भी शिवराय के आगे झुकते रहे, झुकने पे मजबूर होते रहे, ऐसे कहिए। 1970 के बाद ये हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से जैसे ये जिहादी जानवर महाराष्ट्र में घुसे ना, उसके बाद आप देखोगे कि मज़ारे, मस्जिदें ये बनकर यहाँ पे आज बैठे हैं 40-50 साल से। आज तक भाई जिंदगी में मेरी गली में या मेरे सड़क पे मैंने एक भी बुर्खा 2010 तक या 15 तक मैंने नहीं देखा था, क्योंकि पुणे में भी इन मोमिन जानवरों का जो एरिया है वो हमसे यानी मुख्य शहर से 10-12 किलोमीटर दूर था। और ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही है, मैं बात कर रहा हूँ। एक भी गांव में आप मध्यवर्ती वस्ती में या बस्ती में मुस्लिम मोहल्ला आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसी थी कि
मोमिनों को हमेशा गांव के सीमा के बाहर रखा जाता था। खैर आज सब वो जो सीमाएं थी वो टूट गई हैं। वो सीमाएं तकरीबन 50-100 किलोमीटर आगे हो चुकी है, तो वो भी मध्यवर्ती इलाके में आ गए हैं। लेकिन ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। आप सोचो मित्रों, रॉकेट साइंस तो है नहीं, भारत माता रहेगी तो हमारा जो भी कुछ छोटा मोटा अस्तित्व है वो टिक रह पाएगा। सीरिया, शाम, दक्षिण अमेरिका, ये भी तो 3-4 हजार साल पुरानी सभ्यताएं थी। कहाँ है आज? नागपुरकर भोसले में इस सोच की शायद बहुत बड़ी कमी थी। केवल और केवल स्वहित स्वार्थ था, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, कोई क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो वो भी नहीं थी, क्योंकि सातारा भोसलों के साथ खून का तो कोई रिश्ता था नहीं। तो वो श्रद्धा, वो आस्था, वो अबोल एक प्रकार का लगाव होता है ना, वो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विदर्भ मराठवाड़ा मित्रों हमेशा मुगलों के ही कब्जे में रहा था। तो शायद सालों से चली आई उस इस्लामी राज के कारण वहाँ के कुछ हिंदू भ्रष्ट हो चुके थे। वैसे आज भी वहाँ के कुछ हिंदू भ्रष्ट हो चुके हैं। अकोला और ऊपर की नागपुर की साइड आप देखोगे तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। आप छत्रपति संभाजी नगर के बवाल को सुनते और जानते भी होंगे। हैदराबाद का हमारा जो जोकर है ना, उसने तो अपनी पार्टी से एक जिहादी संभाजीनगर लोकसभा सीट पे लोकसभा भेजा था। बताओ क्यों भेजा गया? क्योंकि 2019 में शिवसेना भाजपा में वितुष्ट आया था। बाकी आप समझ गए होंगे सब। नागपुरकर भोसले कभी भी गया हो, काशी हो, मथुरा हो, इसके बारे में पत्र में या किसी को कहते हुए, बखर में वगैरह बोलते हुए आप नहीं पाओगे। अब जब वहाँ गए ही नहीं तो वहाँ का विकास भी क्यों करेंगे? तो सनातन में निष्ठा हमको दिखती है कि उनकी ज़्यादा थी नहीं। समाज में जो भी कुछ धार्मिक रीति रिवाज थे ना, उनसे नागपुरकर भोसलों का कोई लेना देना दिखता नहीं है, कोई लेना देना दिखता नहीं है। मुझे एक बात समझाओ, ये अगर सोच है तो ये घातक सिद्ध तो होनी है। आज नहीं, 100 साल बाद होगी, 100 नहीं 200 साल बाद होगी। भाई जिस समाज से आप स्वयं हजारों साल से जुड़े हुए हो, आप उसके एक हिस्सेदार हो, तो बताइए आप उस समाज से अलग कैसे रह सकते हो? रह पाओगे? ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र का रंडी रोना ये आज 40-50 साल का है, वो उसको छोड़ दीजिए, है ना। हजारों के हजारों सोशल साइट आप देखो, हाँ, सभी आपका पर्सनल डाटा मांगती है। भाई आपके शर्ट का साइज भी इन साइटों को पता है। सुरक्षा के नाम पे वो मांग लेती है। बताओ कहाँ का अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आपका है? और हमें किससे खतरा है बताओ? हमेशा डर दिखा के अपनी सुरक्षा के कारण अरे भाई सुरक्षा कौन, किससे खतरा है? स्वयं आपसे ही तो हमको खतरा है। और मुझे बताओ चुराएंगे क्या? सब कुछ आप चुरा सकते हो, पहचान कैसे चुराओगे बताओ? हाँ, ये बात ठीक है कि अब वो पहचान के पीछे उसको चुराने के लिए लगे हुए हैं। आप ये ग्लोबल सिटीजन की सोच देखो, ये यही है। और कहते क्या है कि नहीं भाई ये तो वसुधैव कुटुंबकम का भाषांतर है। हाँ है, सोचो सचमुच है। ग्लोबल सिटीजन की परिभाषा और वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा क्या आपको समान लगती है क्या? बताइए। ये डफली बजा के पोस्ट ट्रुथ का गाना वाले 2 कौड़ी के ये सड़क छाप रुडाली वामपंथी
आपने 10 साल उनको नंगा नाच करते हुए देखा ना। 2004 से 14 तक तो उन्होंने बहुत बहुत गंद मचाई भारत में। मेरा कहने का मतलब यही है, हर प्रकार से आपके अस्तित्व को लगातार खतरा बढ़ता रहा है, आज भी बढ़ रहा है। मराठों ने मैं भारतीय हिंदू कहूँगा। भारतीय हिंदुओं की गलती ये है कि इन कालने में दुष्टों को भापने में हमारे मासूम आस्थावान श्रद्धावान हिंदुओं की चूक हुई। ये तो हमें कबूल करना चाहिए। हमारा हिंदुओं का बड़ा कैजुअल अप्रोच रहा है आज तक, अभी भी है। अभी थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, लेकिन अभी भी वो अप्रोच है ना, वो कैजुअल ही रहा है। परिणाम तो भाई हम ही भुगतेंगे, क्योंकि किया कराया तो हमारा ही है। हाँ, इस दुनिया में एवं अचानक भाई साहब कुछ नहीं होता, ये अंतिम सत्य है। उसके पीछे बहुत सारी दुष्ट शक्तियां काम में हजारों साल से आज लगी हुई है, और ये हमें समझना पड़ेगा। वंदे मातरम।